सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, सामाजिक विज्ञान में आप लोग का करीब 4 से 5 विषय है, तो सभी विषय का एक एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और एक एक वीडियो में एक सब्जेक्ट को बाहर हो जाएगा। जैसे आज के वीडियो में हम लोग जो आप लोग इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र, ये वीडियो देख लीजिएगा। तो सामाजिक विज्ञान के जो अर्थशास्त्र विषय है उसका कंप्लीट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है। करीब इसमें 20 प्रश्न उत्तर है, ठीक है। तो 20 प्रश्न उत्तर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए एक एक वीडियो को हम लोग समझते हैं, एक एक प्रश्न को, और एक एक प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक नंबर प्रश्न है कि विकास क्या है। तो विकास किसको कहेंगे? विकास कहेंगे उसको जिस जहाँ पर शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, उच्चतम सुविधाएं हो, बराबरी की सुविधा हो, उसको क्या कहेंगे? विकास। तो विकास क्या है? विकास से तात्पर्य है कि देश के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार सभी को प्राप्त हो, उच्चतम सुविधाएं, सामाजिक बराबरी और सुरक्षा प्रदान की जाए, उसको कहेंगे विकास। अब अगला प्रश्न जैसे कि 2 नंबर है, 2 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय उसे कहते हैं जब देश के सभी स्रोतों से प्राप्त मूल्य को, देश के सभी स्रोतों से प्राप्त मूल्य को विदेशों के से प्राप्त मूल्य से जोड़ दिया जाए, उसे कहेंगे राष्ट्रीय आय। देखिए क्या है राष्ट्रीय आय? देश के सभी उत्पादनों, मतलब देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है एवं सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, मतलब देश के अंदर, देश के घरेलू सीमा के अंदर जितना मतलब प्राप्त मूल्य हो रहा है, उस मूल्य के साथ अगर विदेशों से प्राप्त आय को, मतलब विदेश में भी तो भारत के लोग रहते हैं, तो विदेश में भारत के लोग जो रहता है वहाँ के आय को जोड़ लिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। राष्ट्रीय क्या है कि देश के उत्पादन सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के साथ यदि विदेशों से प्राप्त मूल्यों को जोड़ लिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। ये हुए राष्ट्रीय आय। अब देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, किसे कहते हैं? जो कुल जनसंख्या को क्या करेंगे हम लोग? राष्ट्रीय आय से भागा दे देंगे। क्या है प्रति व्यक्ति आय? जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी क्या है कि ऊपर होगा राष्ट्रीय आय डिवाइड कुल जनसंख्या, इसको कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। अब देखेंगे 4 नंबर कि बांधों के क्या लाभ है। तो आप लोग ही बताइए बांधों के क्या लाभ है। बांधों से हमें क्या सिंचाई की सुविधा मिलती है और एक बड़ी मात्रा में बिजली उपलब्ध होती है, बांधों के यही लाभ है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन वही है कि जो किसी वस्तु को मूल्यवान बना देता है या उपयोगी बना देता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी का मान लेते हैं कि अभी कुछ मूल्य नहीं है या ना के बराबर मूल्य है, ठीक है। अगर इस लकड़ी से हम मेज बना देंगे तो वो वस्तु क्या उपयोगी हो जाएगा और उस वस्तु का मूल्य में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो क्या है? जो किसी वस्तु के मूल्यों को वृद्धि कर दे, जैसे कि हम लोग उदाहरण में देखें, ठीक है। तो क्या है उत्पादन? वह आर्थिक क्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा का उपयोगी अथवा मूल्यवान बना देते हैं उसे उत्पादन कहते हैं, ठीक है। ये हुआ उत्पादन। अब अगला प्रश्न देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र उसको कहेंगे हम लोग जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। प्रकृति से क्या प्राप्त होती है? प्रकृति से हमें मिट्टी प्राप्त होती है, प्रकृति से हमें कोयला प्राप्त होती है, प्रकृति से हमें वन प्राप्त होती है। ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? ऐसी गतिविधियाँ जो है प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाई जाती है, उन्हें हम प्राकृतिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ कहते हैं जैसे खनन, मतलब खनन करके जो निकालते हैं कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी काटना, मत्स्य ग्रहण यानी मछली पालन, कृषि, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है। तो द्वितीयक क्षेत्र उसको हम लोग कहेंगे जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को दूसरे वस्तु के निर्माण में बदल देता है। जैसे क्या है? जैसे हम लोग गन्ना लेते हैं, गन्ना क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। और गन्ना से हम लोग चीनी बना रहे हैं, तो चीनी क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। मतलब प्राथमिक क्षेत्र से हम लोग जो वस्तु का निर्माण करते हैं वो हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कि क्या है? ऐसी गतिविधियाँ जो कच्चा माल अथवा प्राथमिक उत्पादों को उपयोगी वस्तु में बदल देता है उन्हें द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ कहा जाता है। जैसे चीनी, जैसे गन्ना हो गया प्राथमिक क्षेत्र, और चीनी हो गया द्वितीय क्षेत्र। कागज़ बनाना, जैसे लकड़ी से कागज़ बनाते हैं तो लकड़ी हो गया प्राथमिक क्षेत्र का, लकड़ी से हम लोग कागज़ बनाते हैं द्वितीय क्षेत्र। कपड़ा तैयार करना, ये सब क्या है? द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है 8 नंबर कि तृतीय क्षेत्र क्या है। तो तृतीय क्षेत्र देखिए ये उत्पादन नहीं करता, ये हमें सेवा देती है। जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, संचार हो गया, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता है बल्कि सेवाओं के निर्माण से होता है। जैसे वकालत, वकील करना, डॉक्टरी, शिक्षक,
बैंक, यातायात एवं संचार तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद उसी को कहेंगे जो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र प्लस द्वितीयक क्षेत्र प्लस तृतीयक क्षेत्र के तीनों से प्राप्त योग से हमें जो उत्पाद के योग प्राप्त होते हैं उसी को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसको शॉर्ट में जीडीपी भी कहा जाता है। तो तीनों क्षेत्र यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 10 नंबर, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नरेगा के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में। क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 शॉर्ट में नरेगा क्या है। ठीक है, तो नरेगा यही है कि प्रत्येक मतलब ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण परिवार को 100 वर्ष में 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है। ठीक है, 100 मतलब वर्ष में 365 दिन में 100 दिनों का रोजगार उसको देना ही है। ठीक है, अगर उसको 15 दिनों के भीतर कोई रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता भी देगा। ठीक है, इसमें और एक नियम है कि इसमें जो मतलब है तो 1/3 कार्य महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रति वर्ष यानी 365 दिन में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार सुनिश्चित करता है। यदि किसी आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो वो देने का रोजगार भत्ता, यहाँ पर भत्ता होगा। ठीक है, भत्ता नहीं होगा, भत्ता होगा। ठीक है, भत्ता का अधिकारी होगा। इस कानून के अंतर्गत प्रस्तावित रोजगार का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, देखिए संगठित क्षेत्र को होता है जहाँ नौकरी की शर्तें निश्चित होती है। ठीक है, काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, भविष्य निधि और अन्य भत्ते भी मिलते हैं और रविवार को छुट्टी भी रहती है। ठीक है, तो मतलब संगठित क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र दो तरह की होती है। संगठित क्षेत्र को हम लोग सरकारी नौकरी बोल सकते हैं। ठीक है, सरकारी सुविधाएं मिलती है या सरकारी नौकरी मिलती है उसको संगठित क्षेत्र बोल सकते हैं। और असंगठित क्षेत्र यानी प्राइवेट में, यानी प्राइवेट मतलब उस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए सरकारी में हमें क्या मिलता है, यहाँ पर जैसे देख लेते हैं कि नौकरी की शर्तें निश्चित होती है, काम करने के घंटे निश्चित होते हैं। अगर 6 घंटा ड्यूटी है तो 6 घंटा ही करना पड़ेगा, 8 घंटा है तो 8 घंटा ही करना पड़ेगा। भविष्य निधि यानी पीएफ मिलता है, अन्ना भत्ता भी मिलता है और रविवार को छुट्टी भी मिलता है। इसको कहेंगे संगठित क्षेत्र। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है जैसे 12 नंबर असंगठित क्षेत्र, या यहाँ पर नौकरी की शर्तें नियमित नहीं होती है। ठीक है, ये कौन मतलब कब हटा दें कोई निश्चित नहीं होती है। असंगठित क्षेत्र को होता है जहाँ नौकरी की शर्तें नियमित नहीं होती, भविष्य निधि भी नहीं मिलते, अन्य भत्ते भी नहीं मिलते और पेंशन आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। इसको कहेंगे असंगठित क्षेत्र। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है कि बेरोजगारी क्या है। तो देखिए बेरोजगारी किसको कहेंगे, जो काम करने की इच्छा रखता है लेकिन उसे काम ना मिले उसे बेरोजगारी कहेंगे। जैसे एक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम, मतलब काम करने के लिए सक्षम है, काम कर सकता है व्यक्ति, जो काम करने की इच्छा रखता हो लेकिन उसे काम ना मिले उसे बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ बेरोजगारी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, क्या है इसमें देख लेते हैं। जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते तो उनकी पूरी रोटी नहीं चलती। ऐसे में वह जिस बेरोजगारी का शिकार होते हैं ऐसे अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, क्या देखिए इसके उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ग्रामीण परिवार खेती कर रहे हैं। ठीक है, खेती कर रहे हैं तो खेती करने के लिए उसमें 3 व्यक्ति की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन परिवार में अगर मान लेते हैं कि 5 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति है तो 2 व्यक्ति क्या सोचते हैं कि खेत में ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति की ज़रूरत है लेकिन उसकी जगह पर और 2 व्यक्ति आ जाते हैं, यानी 5 व्यक्ति उस खेत में संलग्न हो जाते हैं, बल्कि 2 व्यक्ति दूसरा कोई काम कर सकता है। यानी ये 2 व्यक्ति यहाँ पर क्या है, छिपा हुआ बेरोजगार है। इसी छिपी हुई बेरोजगार को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है कि मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। मौसमी बेरोजगारी इसको कहेंगे जो किसी महीने वो काम करते हैं, किसी महीने उसको काम नहीं मिलते। जैसे मान लेते हैं कि रजाई बेचने वाला हो गया। ठीक है, रजाई बेचने वालों को ठंडे के दिनों में काम मिलेगा, गर्मी के दिन में बैठे रहेंगे। दूसरे उदाहरण दे सकते हैं जैसे बर्फ़ बेचने वाले या आइसक्रीम बेचने वाला था। आइसक्रीम बेचने वाला गर्मी के दिन में काम करेगा, उसके ठंडे के दिन में बैठे रहेगा। तो मौसमी बेरोजगारी मौसम के अनुसार इसको काम मिलता है। इसमें देखिए क्या है कि किसान या व्यक्ति किसी एक निश्चित अवधि में काम करने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा क्या है।
मुद्रा क्या है? जो विनिमय का माध्यम है। मुद्रा यानी रुपया जो जानते हैं, जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसे मुद्रा कहते हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा होती है, जैसे भारत की रुपया होती है, अमेरिका की डॉलर होती है, यूरोप की यूरो होती है, ठीक है, ब्रिटिश की पाउंड होती है। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा होती है। ये क्या होता है? वस्तु और सेवा का विनिमय करते हैं, यानी पैसा देंगे, रुपया देंगे हम लोग, जैसे रुपया देते हैं और उसके बदले कोई दूसरा वस्तु हम लोग खरीदते हैं, यानी विनिमय कर रहे हैं, इसको कहते हैं विनिमय, ये मुद्रा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 17 नंबर कि ऋण से क्या समझते हैं? ऋण यानी उधार। उधार क्या है? किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसको कहा जाता है ऋण, ठीक है। पढ़ लेते हैं। साधारण शब्दों में ऋण का अर्थ है साख या कर्ज जो कुछ शर्त पर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक है, ये हुआ ऋण। अब है 18 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो विनिमय का माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्यस्थता का काम करता है। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को रुपया देते हैं और वो व्यक्ति रुपया के बदले हम लोग कोई वस्तु हम लोग को देता है, यानी मध्यस्थता का काम कर रहा है। तो मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, औपचारिक ऋण क्या है? तो देखिए, औपचारिक ऋण और एक होता है अनौपचारिक ऋण। तो औपचारिक ऋण हम लोग कहाँ से लेते हैं? औपचारिक ऋण उसको कहा जाता है जो ऋण हम लोग बैंक से लेते हैं या सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं, उसको कहेंगे औपचारिक ऋण। और अनौपचारिक ऋण किसको कहेंगे? जो ऋण हम लोग मतलब ग्रामीण महाजनों से, साहूकारों से या मालिकों से, रिश्तेदारों से और मित्रों से लेते हैं, उसको कहते हैं अनौपचारिक ऋण। तो औपचारिक ऋण क्या है? बैंकों और सहकारी समितियों से लिए गए ऋण को औपचारिक ऋण कहते हैं। और अगला प्रश्न जैसे कि 20 नंबर है कि अनौपचारिक ऋण क्या है? साहूकारों, व्यापारियों, मालिकों और रिश्तेदारों और मित्र आदि से लिए जाने वाले ऋण को अनौपचारिक ऋण कहते हैं, ठीक है। देखिए, अनौपचारिक ऋण में इसमें ब्याज की यानी सूद ज़्यादा मात्रा में होती है और औपचारिक ऋण में यानी जो बैंक से लेते हैं इसमें ब्याज यानी सूद की मात्रा कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो यह हुआ आप लोग का अर्थशास्त्र की इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर सोशल साइंस के क्लास 10 के, ठीक है। इसके बाद आप लोग का जो विषय है इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है, उसका भी केवल एक ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसी से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ये अर्थशास्त्र का 20 प्रश्न उत्तर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आप लोग का मतलब अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।